नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 20 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जिस दिन एग्जाम नहीं होती है उस दिन हम अपने तरफ से कुछ चुनिंदा प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट आप तक पहुंचाते हैं और आने वाले शिफ्ट में यहां से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आने वाले शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों ये सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम टुडे एग्जाम है वहीं पर दिया जाएगा। और आज आप लोगों के ही फरमाइश पे हमने इंडिया के जितने भी महोत्सव, नृत्य, मेला, इन सभी का एक कंबाइंड वीडियो बनाया था। उसमें लगभग 51 क्वेश्चन है। इनके बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, गारंटी है मेरी, लेकिन आप लोग देखे नहीं और आप ही लोग बोलते हो कि इस पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना दो। मैं बना देता हूं लेकिन आप लोग देखते नहीं, ये बड़ा दुख की बात है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे जो है प्रथम पिक्चर जो आपका है मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कुछ जानकारी रखा हूँ जो आपको होना चाहिए। वैसे तो सभी जानता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है दुनिया में स्वतंत्र रूप से खड़े सबसे बड़ी इमेज है, प्रतिमा है, जो आपका 182 मीटर जो है ऊंचा है और ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है। केवड़िया का नाम बदलकर जो है एकता नगर हो गया है। इतना बात तो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसके बारे में कुछ और है जो जानना है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऊंचाई है, ये तो भी आप जानते होंगे, लेकिन इसके जो मूर्तिकार हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसके मूर्तिकार कौन है? तो राम बी सुतार जो है इसके मूर्तिकार हैं। यह प्रतिमा जो है किस नदी के तट पे है? तो नर्मदा नदी के तट पे है। मैंने इसका स्टडी किया हूँ और ये आप तक पहुँचा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हो जाती है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर कर दिया गया है। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी लौह पुरुष भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा है, नाचने वाला हिरन, संगाई हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? देखिए कुछ पार्टिकुलर जगह पे कुछ पार्टिकुलर चीजें पाई जाती हैं आपके नेशनल पार्क के अंदर। जैसे केवल लामजाओ मणिपुर में जो है यहाँ पे आपको नाचने वाली हिरन पाई जाती है, ठीक है। हिम तेंदुआ स्नो लियोपर्ड जो है आपका हेमिस में पाया जाता है। एक सिंग वाला गैंडा काजीरंगा असम में पाया जाता है। राजाजी नेशनल पार्क में आपका हाथी पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा के अंदर आपका रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। गिर के अंदर आपका शेर का संरक्षण होता है। इसके बाद नागार्जुन टाइगर रिजर्व जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब बातों को जहाँ पे कुछ फेमस चीज हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो मन्नार की खाड़ी में आपका जो स्थापित किया गया है बायो रिजर्व, वहाँ पे डुगोंग पाया जाता है, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। डुगोंग को जो है समुद्री गाय कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये मन्नार के खाड़ी के पास बायोस्फीयर रिजर्व जो संरक्षित किया गया है वहां पे आपको पाया जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। डुगोंग एक प्रकार का गैंडा जैसा जीव होता है जो समुद्री घास खाकर अपना जीवन यापन करता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1928 में हुआ था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, 1939 में होता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। इसके बाद आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस है ना, इसका संस्थापक में जो है रास बिहारी बोस का नाम आ जाता है। और भी है आजाद हिंद फौज का कैप्टन मोहन सिंह भी जो है आजाद हिंद फौज के संस्थापकों में से है। स्वराज पार्टी जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में गठन किया था। ये चौरा चौरी हत्याकांड के बाद होती है। चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में हुई थी, इसी के कारण 1920 में चालू किया गया असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था, ये भी आपको याद होगा। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर 1913 में लाला हरदयाल किए थे, ठीक है। ये सभी बातों को ध्यान आपको रखना है। ये जो कमिटी है, ये जो संस्था है जिसके संस्थापक हैं, ये जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, कि इसके संस्थापना कौन की है। और एसएससी का ये फेमस एरिया है। हालांकि अभी तक एसएससी जीडी में इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अपने तरफ से आपको कोई भी गीठी मतलब जो आपका ये है ढीला नहीं छोड़ना है, अपना सेक्टर अपने हिसाब से कमर कस के ही चलना है। पर आपसे पूछ के तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, है ना। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? देखिए वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र को बोला जाता है, ठीक है। वाटर मैन ऑफ इंडिया कुछ इस फॉर्म में और भी क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको याद रखना चाहिए लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को बोला जाता है।
पक्षी मैन ऑफ इंडिया यानी बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सलीम अली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम साहब को बोले जाते हैं, जो अपने चैनल का लोगो भी है। कलाम साहब एक पूजनीय आदमी थे। वाटर मैन ऑफ इंडिया जो है ये रॉकेट मैन ऑफ इंडिया जो है ये के सिवन को बोले जाते हैं। के सिवन जो है ये इसरो के भूतपूर्व चीफ थे। अभी इसरो के जो वर्तमान में चीफ है एम सोमनाथ है, और इसरो की स्थापना 1969 में होती है। मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए चलेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए काफी काम के होते हैं, इसे जरूर से सुने। ग्रामीण क्षेत्र में विकास के संलग्न संस्थाओं के पुनर्वित्त कौन करता है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से जो एफिलिएटेड संस्था है उसे जो है आर्थिक लाभ कौन पहुंचाता है, आर्थिक मदद कौन करता है, यानी कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में लोन कौन प्रदान करता है। तो ये है आपका नाबार्ड। नाबार्ड का आपसे फुल फॉर्म तो पूछा जा चुका। इसके बाद नाबार्ड का कौन है वर्तमान में जो चीफ, वो भी पूछा जा चुका। अब नाबार्ड की स्थापना वगैरह से और हेड क्वार्टर से क्वेश्चन आना बाकी है। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के अनुशंसा पे 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में नाबार्ड के प्रमुख जो है आर चिंताला था, लेकिन अब ये हट गया है। मैं पीडीएफ में सुधार कर दूंगा। ये केजी साजी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? केजी साजी जो है नाबार्ड के वर्तमान में जो है चेयरमैन है, केजी साजी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसी प्रकार का एक और चीज है जो आपसे पूछा जाता है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, और ये आबिद हुसैन समिति के अनुशंसा पे लगाया गया था। ये लघु विकास वाला बैंक है ना, जो सूक्ष्म फाइनेंस प्रदान करता है, वो वाला सिडबी। ठीक है। इसके अलावा सिद्धि भाषा किस राज्य में संबंधित, जैसे आपने एग्जाम में देखा कि कोक बरोक भाषा पूछा गया कहाँ से संबंधित है, उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे सिद्धि भाषा रखा है। सिद्धि भाषा आपका कर्नाटक में बोली जाती है, पार्टिकुलर रीजन में। कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है बड़े पैमाने पे। ये नहीं कि भाई सिद्धि भाषा ही बोली जाती है, ऐसा नहीं है ना। कोक बरोक भाषा जो है आपका त्रिपुरा में बोले जाने वाला भाषा है। ठीक है। कोंकणी भाषा आपके गोवा में बोले जाते हैं। गालो भाषा आपका अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। ठीक है। ये सब स्थानीय कुछ भाषा होता है, जैसे संथाली मैथिली है ना, तो वो सब तो संविधान तक पहुंच गया। लेकिन कुछ ऐसे भाषा है जो किसी खास क्षेत्र में बोले जाते हैं और अभी तक जो है वहीं तक सिमट कर रह गया है, तो इन लोगों को एसएससी पूछ लेता है। ठीक है। उसके बाद शास्त्रीय भाषा बता ही चुके हैं। साउथ के जो भी भाषा हैं सभी शास्त्रीय भाषा हैं। उसके अलावा जो है आपका ओडिसी और संस्कृत को भी जोड़ना है। ठीक है। सबसे पहले शास्त्रीय भाषा तमिल को दर्जा मिला था, लास्ट में 2014 के अंदर उड़ीसा को मिला था, और 2004 में सबसे पहले तमिलनाडु की भाषा तमिल को दिया गया था। अगला प्रश्न है अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है। देखिए अद्वैतवाद के संस्थापक जो है शंकराचार्य है, और विकास दिव्य कीर्ति सर जो है इनके ऊपर एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया है। तो जो वाई बंधु पीसीएस की भी तैयारी करते हैं तो विकास दिव्य कीर्ति सर के चैनल को जरूर फॉलो करते होंगे, मैं भी करता हूँ। तो इनके जो है इसके ऊपर लेक्चर मैं सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। इसके अलावा जो 12वीं अनुसूची है किससे संबंधित है, मैंने एक ऐसा प्रश्न रखा हूं। तो 12वीं अनुसूची जो है ये आपका नगर निगम से संबंधित है। यहीं पर ये आपका अगर 11वीं अनुसूची पूछ जाए तो ये आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है। दोनों अगल बगल में है। एक ग्राम पंचायत जो ग्रामीण स्तर पे काम करता है, एक नगर निगम जो शहरी स्तर पे काम करता है। तो नगर निगम जो है ये 12वीं अनुसूची में है, और ग्रामीण जो वाला जो है ग्राम पंचायत 11वीं अनुसूची में है। एक बार क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में पूछा गया कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल है, तो 29 विषय शामिल है जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करवाने में मदद करता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला एक प्रश्न है पंचायती राज के बारे में, तो सारा फैक्ट दे ही दिया हूं। पंचायती की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर से होता है। अशोक मेहता, बलवंत मेहता, सादिक अली समिति, सिंघवी समिति, ये सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इंडिया में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके अलावा जो है पंचायती राज मंत्री वर्तमान में गिरिराज सिंह है। पंचायत में सदस्यता ग्रहण करने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। पंचायत के चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। ये सब बात आपको जो है मैं पहले ही बता चुका हूं। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 1919 में लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट को बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया था, और इसी के जो है विरोध करते हुए जालियांवाला बाग हत्या कांड जो हुआ है, इसमें शांतिपूर्ण ढंग से कुछ भारतीय चुनिंदा नेता और अपने साथी सहयोगी के साथ जो है बैठक कर रहे थे। तभी जनरल और डायर को भनक लगी और इन्होंने जो है गोली चलवा दिया। यहाँ भी मुखबिरी हो गया था, और ये कोई भारतीय ही है जो इनमें जो है मुखबिरी किया था। ठीक है। इनका जो है आपका फिर जनरल और डायर गाली चलवा दिया। इससे निकलने की एक ही रास्ता थे। यहाँ पे जो है बहुत भारी मात्रा में नरसंहार हो गए, और ये इतिहास में एक काला दिन रहा। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपसे पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग कहाँ पर है, तो अमृतसर के अंदर स्थित है। इस कमेटी में इस घटना के बाद जो जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया उसे हंटर कमेटी नाम दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में किसानों को कुल कितनी आर्थिक सालाना मदद दी जाती है? देखिए प्रधानमंत्री किसान जो सालाना आर्थिक सम्मान निधि जो है, इसमें किसानों को
आपको 2-2 हजार रुपया करके 3 बार दिया जाता है साल के अंदर, तो कुल जो है 6 हजार रुपये की आर्थिक राशि प्रदान की जाती है। वैसे किसान जिनकी जोत क्षेत्र बहुत कम है ना, उनको ये लाभ जो है मिल सकता है। फीफा 2022 में गोल्डन बॉल का खिताब किसने दिया गया था, किसे दिया गया? देखिए फीफा 2022 का आयोजन आपका कतर में हुआ था। विजेता जो है आपका अर्जेंटीना रहा, उप विजेता जो है आपका फ्रांस रहा था। इसमें गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लोव्स, इन तीनों अवार्ड का जिक्र होता है फीफा के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे आईपीएल के अंदर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की जिक्र होती है, उसी प्रकार से फीफा के अंदर गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और आपका जो है गोल्डन ग्लव्स। तो आपको जो है गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को मिला है। वहीं पे गोल्डन ग्लव्स की बात कर लेंगे तो मार्टिनेज को मिला है, एमिलियानो मार्टिनेज। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गोल्डन बूट किसे मिला है, क्योंकि मैं ये भी बता चुका हूं। ठीक है, आगामी जो आपका फीफा होगा मेन वाला, ये आपका 2026 में यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में होगा। लेडीज वाला फीफा जो है ये 2023 में ही होगा, आपका ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के अंदर होगा। और फीफा अंडर 20 भी होना है इसी साल 2023 में, तो ये आपका जो है इंडोनेशिया के अंदर होगा। ज्यूरिख में इसका जो है मुख्यालय है। 1904 में फीफा की स्थापना होती है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे कि बीसू त्योहार, एक्स्ट्रा फैक्ट में रख लिया है, बीसू त्योहार केरल में मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, आज जो है त्योहार पे होल वीडियो दे दिया, फिर भी कुछ लगा कि आपको जो है इसमें शामिल कर लूं, क्योंकि आप लोग तो ऐसे देखोगे नहीं। जब एग्जाम में छप जाता है तब पता चलता है अरे आप बताए थे क्या, अरे बाप रे मैंने नहीं देखा। तो उस समय पछताने से कोई फायदा नहीं दोस्तों, समय रहते ही आपको सब काम करना पड़ता है ना। क्या फायदा जब उम्र ही बीत जाए और उस समय मैं पढ़ के इतना टैलेंट हो गया कि पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक ले आया, तो किस काम की, किसी काम की नहीं। तो समय के अंदर ही आपको जो है करना पड़ेगा। बिहू असम में है, मैंने बताया था ये 3 प्रकार के होते हैं, और ये आपका मकर संक्रांति के समय ही होती है। मकर संक्रांति इंडिया के हर कोने में होते हैं, लेकिन हर जगह पे इसका नाम अलग अलग है। लोसार आपका लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी बताया था, जबकि लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। लाय हरोबा त्रिपुरा और मणिपुर में मनाया जा सकता है। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट किया है कि लाय हरोबा मणिपुर होता है सर, तो लाय हरोबा जो है मणिपुर और त्रिपुरा में होता है। त्रिपुरा विशेष करके होता है। जब मणिपुर में होगा तो आपको जो है पहले ईस्वी के साथ पूछेगा कि इस साल का लाय हरोबा यहाँ भी मनाया गया। उसी प्रकार से हॉर्नबिल का भी कहानी है, बेसिकली नागालैंड का है ना। अंबुबाची मेला असम के कामाख्या मंदिर के परिसर में होता है। सिमगो गोवा में होता है। साओ जेजाओ गोवा में होता है। इसके बाद आपका गोवा में और क्या होता है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। इसके बाद कोकन तट गोवा में है। कोकन भाषा गोवा में बोली जाती है। ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा आम्र त्योहार एक होता है, आम्र फेस्टिवल है ना, ये गोवा के अंदर होता है। गोवा में जो कोकन तट है, जो कोकन है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा आम होता है। और आम का जो ये कीम होता है हापुस आम, हापुस आम का जो है एक फेस्टिवल होता है जिसे आम्र फेस्टिवल कहा जाता है। ये भी गोवा के अंदर होती है। नीति आयोग के बारे में क्या सही नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इससे पहले हमने नीति आयोग के बारे में आपको सारा डाटा दे दिया। प्रथम जो है सीईओ कौन थे, इसके बाद क्या है, इसका क्या फंक्शन है, कब आया, कौन अध्यक्ष होता है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन सीईओ है, सब बता दिया। लेकिन एक चीज छूट गया जो मुझे अभी क्लिक हुआ। नीति आयोग के बारे में जो है एक चीज है कि यह गैर संविधानिक निकाय है। यह संविधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग और योजना आयोग दोनों ही असंवैधानिक निकाय है, यानी यह एक सलाहकारी संस्था के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये बात आपसे पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों ही। अब तो बताना ही नहीं है नीति आयोग के बारे में। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में अध्यक्ष सुमन बेरी है। सीईओ परमेश्वरम है। सुमन बेरी राजीव कुमार का स्थान लिया है। सीईओ जो है आपका अमिताभ कांत का स्थान लिया है। प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थी। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और प्रथम जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय थे, तो नरेंद्र मोदी ही होंगे, क्योंकि जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ। 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया। 12 योजना बनाए। लास्ट योजना का कार्यकाल 12 से 17 था, लेकिन बीच में ही ब्रेक लगा के नीति आयोग को लागू कर दिया गया। प्रकाश संश्लेषण में किस किस चीज की जरूरत होती है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी आपसे घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। उसी प्रकार का एक मिलता जुलता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा है जो आपको लद्दाख को जोड़ता है, तो ये आपका रोहतांग दर्रा है, जिसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ने का काम करता है। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है आमाशय में, तो ये बात ध्यान रखेंगे। पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम आमाशय से ही निकलती है। जो रेनिन जो है ये दूध को पचाने में काम करता है। दूध में जो प्रोटीन होता है उसे पचाने का काम करता है। और जो आपका पेप्सिन होता है ये सभी प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है, यानी सरल प्रोटीन में बदलता है। पूर्णतः तो नहीं पचाता है, लेकिन पचाने के
प्रोसेस में ला देता है, यानी तोड़ देता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में। ठीक है, ये सभी बात आप एकदम जो है मतलब जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ रख लीजिए दोस्तों। ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो कई मैगजीन को टटोलने के बाद मैं लाता हूँ और कई एग्जाम्स को देखने के बाद। ठीक है, ये मेरा मेहनत अगर आपके एग्जाम में 2-4 नंबर 5 नंबर बढ़ा दे तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकता। मैं बेशक प्रयास कर रहा हूँ और आप लोगों को भी थोड़ा मुझे साथ देना है। हो सके तो लाइक भी करें और शेयर भी कर दिया करें ताकि कुछ और बच्चे तक पहुंच जाए। दोस्तों मैं आप लोगों के बीच जो है इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे यूट्यूबर बनना है, मैं इसलिए आया हूं कि आपकी जो है ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। ठीक है, ग्राम पंचायत का चुनाव कंडक्ट कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है ना। ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। अनुच्छेद 243 के तहत, है ना, 243 के तहत जो है ये करवाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है अभी भी 62 वर्ष है और सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र है ये आपका 65 वर्ष है। ठीक है, हाई कोर्ट इंडिया में 25 है, सबसे लेटेस्ट वाला आपका आंध्र प्रदेश का है। उच्च न्यायालय का गठन जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि उच्च न्यायालय तो बहुत है तो कितने को गठन याद रखेंगे, फिर भी एक बार पूछ दिया था पटना उच्च न्यायालय का, तो मैं अभी बता दूं 1916 में हुआ था पटना उच्च न्यायालय का। और जो आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका गठन आपका 1950 में हुआ है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो सत्र न्यायालय होता है ना, जो आपका डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो वहाँ पे जो जजों की रिटायरमेंट का उम्र है वो 60 ही रखा गया है। तो ठीक है, 65 62 60। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? तो ये आपका सूर्य प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य जो है थोड़ा सा लाल दिखता है। पानी में डाला हुआ सिक्का या फिर जो पानी में मछली जो तैरता रहता है तो आपको थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण, या फिर कोई रॉड डालते हो तो थोड़ा टेढ़ा दिखेगा, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। एक टॉपिक जो कॉमन है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए एसएससी जीडी में, राज हड़प नीति किसने चलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। सबसे पहले आपको सतारा को हड़पा था, सतारा आपका महाराष्ट्र में है, फिर नागपुर ये भी महाराष्ट्र में, और झांसी आपके यूपी में है। तो इन तीनों को जो है बारी बारी से हड़पा था। तो आपसे पूछा गया था कि सर्वप्रथम किसे हड़पा गया था, और एक बार अवध का भी पूछा गया था। तो जो लॉर्ड डलहौजी का क्रियाकलाप है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ पे मैं रखा हूँ कि 1869 में कौन सी नहर का निर्माण किया गया? देखिए 1869 में जो नहर का निर्माण किया गया, 1859 से बनना स्टार्ट हुआ और 1869 में बन के तैयार हुआ, ये है आपका स्वेज नहर। स्वेज नहर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है। टोटल लंबाई 164 किलोमीटर है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर्नल नासिर के द्वारा 1956 ईस्वी में किया गया था। इसका अगर आपका वास्तुकार पूछ दे तो फ्रेडरिक डी लेसेप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ 2022 में 62 केजी फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक किसने जीता? देखिए कॉमनवेल्थ 2022 में साक्षी मलिक जो है आपका 62 केजी फ्री स्टाइल में जो है आपका स्वर्ण पदक गोल्ड जीता था। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा में होती है। 2022 में कॉमनवेल्थ में भारत ने अक्सर पदक प्राप्त किया, जो इस रेशियो में है 22, 16, 23। ये मैं पहले बता चुका हूँ। पहला स्वर्ण पदक आपका मीराबाई चानू के द्वारा ही जीता गया था। और अगर आपको याद हो कि टोक्यो ओलंपिक में भी पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने ही जीता था, लेकिन फर्क इधर है कि ये स्वर्ण पदक जीते हैं इसमें और टोक्यो ओलंपिक में रजत जीती थी ये। ठीक है, शुरुआती ध्वजवाहक पीवी सिंधु थे और मनप्रीत सिंह थे जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। इसके बाद में मीराबाई चानू के बारे में जो आपसे पूछा गया कि किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो ये मणिपुर से बिलोंग करती है मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टर है। इसके बाद जो है आपका ध्वजवाहक जो रहे पीवी सिंधु शुरुआती वाले में और मनप्रीत सिंह, और जो समापन समारोह का ध्वजवादक रहा ये शरद कमल रहा। इन्हीं को 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। ये टेबल टेनिस खेलते हैं और ये 3 गोल्ड जीते आपका कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर। तो दोस्तों ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।